तो कई बार आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि हम रात को नींद में 3-4 बार उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए। कई बार या तो हम जानते ही नहीं हैं कि ये कोई मेडिकल कंडीशन है, कि जो consequences होते हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। OAB, BPH, ये है क्या? तो या तो आप पेशाब रोक नहीं पाते या पेशाब आप कर नहीं पाते। भारत में लगातार OAB के लोगों की या केसेस की हम बात करें तो बढ़ती जा रही है संख्या। क्या इसके साथ रहना ही पड़ेगा? और ये इतना आम क्यों होता जा रहा है भारत जैसे देश में? एक बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक पाया जा सकता है। पहले अगर हम देखें तो बीपीएच में ऑलमोस्ट 50% के आसपास के पेशेंट को ऑपरेशन की सलाह दी जाती थी। जब हम एग्जामिन करते पेशेंट कई बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पाए जाते हैं। ऐसे में कई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी इस तरह के मेडिकल कंडीशन छोड़ते हैं पेशेंट्स पे। स्ट्रेस लेवल उनके अलग लेवल पे चल रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक साइकिल बन जाता है, वो अपने काम भी नहीं कर पा रहे ठीक से, या किडनी के ऊपर भी इंजरीज होने की संभावना होती है। तो किडनी फेलियर तक भी हो सकता है उनमें, और हो सकता है वो कैंसरस भी हो। और आप सोनोग्राफी में देखिए दोनों किडनी सूजी हुई है पूरी। इसका खर्च ऑलमोस्ट अब समझ जाइए 50,000 to 1 लाख के आसपास आता है। अब ना क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। Hello and welcome to Euro Wellness Podcast channel. I'm your host, Sayukta. Euro Wellness Podcast, where we breaks down health issues to make you more informed, more empowered. आज भी जो विषय हमने चुने हैं, वो ऐसे हैं जो बहुत आम है, लेकिन कई बार हमें लगता ही नहीं कि वो कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। दरअसल दो विषय हैं, एक जो पुरुष और महिला दोनों को ही प्रभावित करता है, दूसरा जो सिर्फ पुरुषों को प्रभावित करता है क्योंकि जो ग्लैंड इसमें एसोसिएटेड है वो पुरुषों में ही पाया जाता है। लेकिन इनके जो सिम्टम्स हैं ये काफी कुछ मिलते जुलते हैं। तो कई बार आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि हम रात को नींद में 3-4 बार उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए, या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बार बार जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए, या फिर ये फीलिंग आती है कि कंप्लीटली वॉइड नहीं हुए हैं, पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हुए हैं यूरिनेशन के बाद भी। ये सवाल सुनने में बहुत आम लगते हैं कि हाँ, ऐसा कई लोगों ने शायद बोला है या हमारे साथ भी होता है। लेकिन कई बार या तो हम जानते ही नहीं हैं कि ये कोई मेडिकल कंडीशन है, हमने उसे अपनी जीवन का एक हिस्सा बना लिया है, अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लिया है। और जब जानते भी हैं तो कई बार कुछ स्टिग्मा होते हैं, कई बार हम हेजिटेट करते हैं इस पर बात करने के लिए, और ऐसे में इसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है इन पर बात करना। तो आज जिन दो विषयों पर हम बात करने जा रहे हैं वो है, पहला OAB, ओवर एक्टिव ब्लैडर, और दूसरा BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसे बहुत आम भाषा में हम प्रोस्टेट का बड़ा होना, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट भी कहते हैं। So to throw more light on the subject of OAB and BPH, we have with us renowned urologist of India, Dr. Ashish Kumar Sharma, who is currently associated with Lotus Hospital, Raipur. यूरो वेलनेस पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर आशीष शर्मा, आपसे हम यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, OAB और BPH पर तो बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले आपकी ये जो जर्नी रही है, कौन अब तक के सबसे मेमोरेबल, मैं कहूँ, मेंटोर आपके हुए, और उनकी कौन सी सीख जो अब भी आपको याद हो? मैंने अपनी यूरोलॉजी की पढ़ाई कोयम्बटूर से की है, और मेरे जो गुरु हैं या जिनके मार्गदर्शन मैंने आगे बढ़ा, डॉक्टर गणेश गोपाल कृष्णन है, जो एक बहुत लीजेंडरी यूरोलॉजिस्ट माने जाते हैं इंडिया के। और डॉक्टर साहब की, जो हमारे गणेश साहब की जो सीख है वो इतनी सारी है कि मैं आपको 2 मिनट में बता भी नहीं सकता। पर उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात गणेश साहब की ये रहती थी कि अगर आप किसी मरीज़ का इलाज कर रहे हैं, तो आप उनका ऐसा इलाज करें जैसे कि आप अपने परिवार वाले का इलाज कर रहे हैं। वाह। और आप एज ए डॉक्टर हमेशा एज ए स्टूडेंट रहते हैं, आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना पड़ता है, और हमेशा जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी से उसको एक्सेप्ट करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, या आपके अंदर एक ईगरनेस रहना चाहिए। साथ ही मैं डॉक्टर कंडसामी सर, जिनके अंडर मैंने ये ट्रेनिंग ली, ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि नेवर बी सेटिस्फाइड। जब भी आप जिस लेवल पे आप हैं एज ए डॉक्टर, आपको हमेशा ही फील होना चाहिए कि मुझे और कुछ सीखना है या कुछ और जानना है। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न एंड वी आर डूइंग इट। अमेजिंग। डॉक्टर, जब हम छोटे होते हैं, हम कोई सपना देखते हैं, जैसे आपने सपना देखा डॉक्टर बनने का, तो हमें लगता है वाओ,
बीइंग अ डॉक्टर क्या मीन करता होगा, लेकिन अब जब आप एक डॉक्टर बन चुके हैं तो क्या रियलिटी चेक जब हम करेंगे तो कहाँ आप पाते हैं, उस सपने से मेल खाते हुए पाते हैं? सच बताएं तो कभी नहीं सोचे थे कि डॉक्टर बनेंगे। स्कूल और कॉलेजेस से हमेशा ही एक चैलेंजेस रहता था कि अच्छा परफॉर्म करना है। राइट। फिर व्हेन वी वर इन 10th वी थॉट कि हम जो 12th में वी टुक साइंस एंड वी हैव टू एक्सेल गुड इन दैट, क्योंकि डिफिकल्ट माना जाता था। हाँ। और फिर जब साइंस लिया हमने तो सबसे डिफिकल्ट हमारे टाइम में मेडिकल ही हुआ करती थी। अब तो सीट्स बहुत है, पर तब बहुत कम सीट हुआ करती थी। एंड आई गॉट माई मेडिकल 1997। तो उस टाइम में ये था कि जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता था वो मेडिकल होता था, तो वी थॉट कि चलो टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया जाए। एंड दैट वे आई गॉट इनटू मेडिसिन। और फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे हम एमबीबीएस में घुसे, फिर उसके समझ में आया कि खाली एमबीबीएस करके कोई फायदा नहीं है, टू डू समथिंग गुड। तो मैंने थोड़ा इंक्लाइनेशन मेरी तरफ सर्जरी की तरफ थी, तो मैंने जनरल सर्जरी ली। फिर जनरल सर्जरी किया तो समझ में आया कि जनरल सर्जरी करके भी आपको और कुछ करना ज़रूरी है। और तब मैंने देखा कि लेजर्स, रोबोट्स, लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें लेजर्स थे, रोबोट नहीं था। पर लेजर्स देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, मुझे इसमें जाना है। एंड देन आई वेंट इनटू यूरोलॉजी एंड सब्सिक्वेंटली आई वेंट एंड बिकम अ यूरोलॉजिस्ट। सो आई लव माय सब्जेक्ट। यूरोलॉजी इज वेरी गुड सब्जेक्ट, वेरी कंसाइज सब्जेक्ट, very advanced subject and very updated subject. So, and we are happy that I'm Yogi. Thank you for sharing your experience, Doctor. Now to proceed with the talk, now to proceed with the topics. OAB, BPH. जी ये है क्या और क्या ये अलग अलग हैं, क्योंकि सिम्टम्स जैसा कि पहले भी हमने कहा बहुत एक जैसे मिलते जुलते लगते हैं। जी एक्चुअली देखा जाए तो एक टफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया है ये। जब हम योलॉजी करते हैं तो हमारे लिए एक चैलेंज होता है जब एज ए स्टूडेंट कि आप एक प्योर बीपीएच पेशेंट देख रहे हैं कि एक प्योर ओवर एक्टिव ब्लैडर देख रहे हैं या एक मिक्स्ड सिम्टम देख रहे हैं। तो ऐसा है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर, या अगर आप कहें कि एक अर्जेंसी पेशाब करने की जिसमें रहती है, और आम भाषा में कहा जाए तो जो मूत्राशय का एक अर्जेंसी जैसी होती है, ब्लैडर आपको अर्जेंटली जाने की कोशिश करता है। तो अगर आपको बीपीएच है तो उसके साथ ओवर एक्टिव ब्लैडर होने की संभावना 30% तक रहती है। 30% लोगों में ये पाई जाती है। जैसे जैसे डायबिटिक पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ओवर एक्टिविटी भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ओवर एक्टिविटी एक ऐसा सिम्टम है जो ये कह सकता है कि आपका ब्रेन जैसे चिड़चिड़ापन रहता है ब्रेन में, वैसे ब्लैडर भी एक चिड़चिड़ापन सा उसमें रहता है। वो कई कारण से हो सकता है, कोई इवेंट ऑफ इन्फेक्शन के बाद हीलिंग फेज में हो सकता है। इवन आपकी एंजाइटी, आपके इन प्रॉपर बाउल हैबिट, पेट साफ नहीं हो रहा उसके कारण से, इवन आपका अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब है तो भी आपके ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है। बीपीएच जो है वो एक एज रिलेटेड डिजीज है, एक एजिंग प्रोसेस में पाया जाता है जिसमें प्रोस्टेट बढ़ता है और पेशाब करने की परेशानी होती है। और बीपीएस में दो तरह की परेशानी होती है, या तो आप पेशाब रोक नहीं पाते या पेशाब आप कर नहीं पाते। तो इसको स्टोरेज और वाइडिंग सिम्टम में डिवाइड किया जाता है। और जो स्टोरेज सिम्टम्स होते हैं जिसमें आप पेशाब बार बार करने लग जाते हैं, वो ओवर एक्टिविटी से मिलता जुलता है। ये दो सिम्टम्स मिलते से रहते हैं और उनको जस्टिफाई करना पड़ता है इवेल्युएशन में जांच करके, और पेशेंट को प्रॉपर ही हिस्ट्री लेके ये जानकारी दी जाती भारत में लगातार ओएबी के लोगों की या केसेस की हम बात करें तो बढ़ती जा रही है संख्या। पीपीएच भी काफी बार देखा गया है, जो हमने पहले भी बात की कि सिम्टम्स हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन या तो उस पर बात नहीं करना चाहते या उनको लगता है कि ये तो होता भी है। ये एक बहुत आम समस्या है। अगर हम अपने घरों में भी देखें कि कोई पुरुष है जो बार बार यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, रात में बार बार उठ रहे हैं, तो बहुत आमतौर पर कह देते हैं कि ये तो होता ही है, अब मेरी एज हो रही है या मैं डायबिटिक हूँ या दूसरी समस्याएं हैं। तो क्या ये होता ही है? क्या इसके साथ रहना ही पड़ेगा? और ये इतना आम क्यों होता जा रहा है भारत जैसे देश में? है। दो अलग अलग पार्ट है आपके क्वेश्चंस का। पहला पार्ट तो ये है कि क्या ये आम है। ओवर एक्टिव ब्लैडर बढ़ने का कारण जो है वो है कि अब अवेयरनेस है लोगों में। दूसरा है डायबिटिक का वर्ल्ड कैपिटल बन गए हम, तो उस कारण से प्रॉब्लम हो रही है। ओवर एक्टिविटी का स्पेक्ट्रम ना चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक पूरा होता है, मतलब आप ये नहीं कह सकते बुजुर्गों में इसे पाया जाता है। एक बच्चे से लेके बुजुर्ग तक पाया जा सकता है अगर उनके पेट साफ ठीक से नहीं हो रहा। अगर बच्चे में या एडल्ट में भी अगर वो कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं तो भी हो सकता है। एंजाइटी है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं आमतौर पे देख रहा हूँ, जो मैं अवेयर करना चाहता हूँ सबको, कि जो छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं
उनकी स्कूलें बहुत अर्ली मॉर्निंग होती है। तो अर्ली मॉर्निंग जब स्कूल होने के कारण से क्या होता है कि वो उठते ही हैं 7 बजे और बस आ जाती है 7:30 बजे। फटाफट फटाफट कुछ खाए या ना खाए, पॉटी बिना किए बिना नहाए वो चले जाते हैं स्कूल। और उसके बाद फिर वो स्कूल से जब आते हैं तो दे डोंट हैव टाइम टू गेट फ्रेश अगेन। वो अपने मोबाइल में या खेल कूद में लग जाते हैं। और उसके बाद फिर पेरेंट्स हमारे पास लेके आते हैं कि सर ये क्यों हो रहा है इनको ऐसे, बच्चा पेशाब क्यों बार बार जा रहा है, 8-10 मिनट पेशाब जा रहा है, रोक नहीं पाता, कपड़े में भी कर लेता है। और कई बार इसको जनरल फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन को एज ए यूटीआई ट्रीट करने लग जाते हैं, जबकि ये एक ओवर एक्टिविटी का साइन होता है बच्चों में, जो उनके बाउल ब्लैडर प्रॉब्लम के कारण से होता है कि वो पेट साफ नहीं कर पा रहे, उनको अर्जेंसी होने लग जाती है और वो बार बार जाके ये परेशानियों का सामना करने लग जाते हैं। ये एक परेशानी जो है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। दूसरा जो आपने मुझे पूछा कि अगर बुजुर्ग कोई हैं जिनको बार बार पेशाब हो रही है रात को, तो ऐसा है कि अब ना क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अब पहले ज़माने में क्या था, जैसे 50 साल के हुए 60 साल के आपने अपना लाइफ का कमिटमेंट पूरा कर लिया, अब आप सन्यासी हो गए हैं। बट नाउ इट इज आफ्टर रिटायरमेंट यू हैव ए गुड लाइफ, यू ऑल वर्कड हार्ड फॉर योर रिटायरमेंट एंड नाउ यू हैव टू एंजॉय योर रिटायरमेंट। सो आपका स्लीप साइकिल अच्छा होगा तब तो आप दिन अच्छा एंजॉय कर पाएंगे, आप जल्दी उठ पाएंगे, अपना एक्सरसाइज कर पाएंगे। अगर आप रात भर पेशाब जा रहे हैं और दिन सुबह उठ नहीं पा रहे, आप हाइपरटेंसिव होते जा रहे हैं उस कारण से, तो आपको उसको सफ़र करना पड़ता है और इसका इलाज है। अगर आपके घर में कोई परेशान है जिसको बार बार उठ रहे हैं, वो रात को सो नहीं पा रहे और दिन में आप देख रहे हो कि वो बैठे बैठे कहीं भी सो जा रहे हैं, तो प्लीज़ उसको उनको एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट से मिलाइए और उनका कारण जानिए कि उनको क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं बीपीएच के लिए हो या सिर्फ ओएबी के लिए हो, ये कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिसका इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़रूरी है, वो भी अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, जिसके लिए हम ये पूरा पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, कि इसका इलाज संभव है। डॉक्टर आशीष, आपने बताया कि इलाज संभव है। शुरू में आपने कहा था कि यूरोलॉजी ये आपको इसलिए इतना पसंद आया कि जब आप मेडिसिन में आए, मेडिकल सेक्टर में आए, तब ऑलरेडी लेजर्स आ चुके थे और अब तो बहुत टेक्निकल एडवांसमेंट हो चुके हैं। तो अगर हम बीपीएच की बात करें और साथ ही साथ ओएबी की भी बात करें, तो टेक्निकल एडवांसमेंट्स क्या-क्या आ गए हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट संभव है? दो बिल्कुल अलग-अलग सब्जेक्ट है। हाँ, हाँ। ओवर एक्टिव ब्लैडर पर से उसका इलाज और उसके एडवांसमेंट अलग होती है। जी, प्रोस्टेट में तो अभी बहुत एडवांसमेंट्स आ गए हैं। ओके। और प्रोस्टेट में ऐसा है कि पहले हम लोग जब स्टार्ट थे, हम लोग प्रोस्टेट एंडोस्कोपिक सर्जरी करते थे जिसको टीयूआरपी बोलते हैं। दूरबीन से पेशाब के रास्ते से जाके पूरी प्रोस्टेट निकाली जाती है। तो उसके बाद फिर फर्दर एडवांसमेंट में आया कि हमने लेज़र स्टार्ट किया, होलेप करते हैं जिसको होलियम लेज़र से निकाला जाता है प्रोस्टेट। फिर उसके बाद लेज़र में एडवांसमेंट्स आने लगे और होलियम के बाद थूलियम आया। उसके बाद अब ये हुआ है कि मिनिमल इन्वेजिव प्रोस्टेट सर्जरीज होती है, जिसमें कि आपको सर्जिकल काटना या ब्लीडिंग होने की संभावना और कम हो जाती है। तो उसमें हम लोग अब यूरोलिफ्ट करके एक आती है, इसमें आप स्टेपल कर देते हैं प्रोस्टेट को। एक निटिनॉल की बास्केट जैसी रहती है, उसको आप डाल के, अब आइटिंड है उसे किया जाता है, जो अब रायपुर में भी संभव है, यहाँ पे भी किया जाता है। और अब वेपर से, वाटर वेपर से भी आप एबिलेट प्रोस्टेट को हटा के निकाला जाता है, जिससे मिनिमम साइड इफेक्ट, मिनिमम ब्लीडिंग, एक दिन में ही पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स हैं, बट अबव ऑल इन सबसे ऊपर क्या, दवाइयाँ बहुत अच्छी आ गई। अब दवाइयों से पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा दिया जा सकता है विदाउट सर्जरी। पहले अगर हम देखें तो बीपीएच में ऑलमोस्ट 50% के आसपास के पेशेंट को जो हॉस्पिटल में आते थे प्रोस्टेट सिम्टम के साथ, उनको ऑपरेशन की सलाह दी जाती थी और अब वो कम होके लेस देन 10% हो गया। तो 10% से भी कम लोगों को सर्जिकल की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर सब मेडिसिन से ट्रीट होते हैं। और ओवर एक्टिव ब्लैडर पर से लिया जाए तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा आ गया है। मेडिसिन एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं, न्यूअर जनरेशन ड्रग्स आ रही हैं, काफ़ी मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा दे पाते हैं हम उनको। पर चूंकि इसकी समझ भी अच्छी हो गई ओवर एक्टिव ब्लैडर की, तो लाइफस्टाइल चेंजेस, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज और पेशेंट को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको एक बेटर एक लाइफ दिया जाता है। जैसे हम हमारे यहाँ पे क्या, वी हैव इन हाउस फिजियोथेरेपिस्ट, वी हैव इन हाउस डाइटिशियन, इवन वी काउंसल विद द साइकेट्रिस्ट इफ नीडेड आल्सो। सो उससे क्या होता है कि एक जब ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट आते हैं, पहले हम देखते हैं उनको किस लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो डाइटरी प्रॉब्लम है तो वी हैव टू ट्रीट द डाइट पार्ट आल्सो।
उनके कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, उनको फाइबर रिच डाइट देनी पड़ती है। और साथ ही फिजियोथेरेपी करके उनके जो मसल्स हैं, स्फिंक्टर मसल है, उसको अच्छा हेल्दी करके उनको कंट्रोल और बायो फीडबैक देके उनसे अपन कंट्रोल करना सिखाते हैं। तो उसमें ये होता है कि मरीज को जो तकलीफें हैं या कंप्लेंट्स हैं वो कम होता है। राइट। डॉक्टर, आपने पहले कहा कि बीपीएच की अगर हम बात करें तो वो एक एजेंट का साइन है। जैसे बाल ग्रे या सफेद होंगे ही, वो 20 में भी हो सकते हैं, 30 में भी हो सकते हैं, 50 में भी हो सकते हैं। स्किन है, एक एज के बाद उसमें रिंकलिंग होगी ही। अब उसको हम प्रोलॉन्ग थोड़ा डिले तो कर ही सकते हैं स्किन की, अगर हम देखभाल अच्छे से करें। क्या प्रोस्टेट की हम किसी तरह से अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, जो हमारे पुरुष साथी हैं, जिनसे ये जो सिम्टम्स है थोड़ा देर से प्रोलॉन्ग को कर सके, डिले उनको कर सके? बिल्कुल। मैं अपने मरीज को ये समझाता हूँ कि चूंकि आपको अपने बाल सफेद होते दिख रहे हैं, पर प्रोस्टेट आपको दिखता नहीं है, और जब वो बढ़ता है तो आपको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया आपके साथ। तो ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। जैसे आपके बाल सफेद हो रहे हैं या बाल झड़ रहे हैं या रिंकलिंग आ रही है, वैसे प्रोस्टेट में भी एजिंग सिम्टम्स होते हैं जिसमें प्रोस्टेट बढ़ता है। अब अगर उसके लिए स्पेसिफिकली अगर आप पूछा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपने आप को हेल्दी रखिए। अगर आप ओवरऑल हेल्दी हैं, अपने आप को यंग फील कर रहे हैं, आपका मसल टोन अच्छा है, आपका आपकी एक्टिविटी अच्छी है, तो आपको पेशाब में परेशानी कम होगी। आप अच्छा होल्ड कर पाओगे पेशाब। आपको जब पेशाब लग रही है, आपको सपोज़ कहीं मतलब सोशली अनअवेयर अनएक्सेप्टेबल जगह पे हो आप, जहाँ पेशाब नहीं कर सकते, तो आपको जब तक एक्सेप्टेबल जगह तक ना पहुँच जाए, तब तक आप होल्ड कर पाओगे। वो तभी होगा जब आपके पास उतना स्फिंक्टेड टोन है, आप एक फिट हैं और आप कर पाएंगे वो तभी। प्लस डाइट अच्छा हो, आपके मतलब फील अच्छा रहे, आपका स्लीप अच्छा हो, ये सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। और 90% यही मैं सलाह देता हूँ पेशेंट लोग को, आप स्टे एक्टिव। कुछ चीज़ें हैं जो थियोरेटिकल हैं, जो बुक्स में है, जो दैट इज़ आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू, पर इसमें ये दिया था कि अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है मेल, अगर वो डिलेड मतलब अगर उन्होंने सेक्सुअल लाइफ वो कर लिया, अबॉन्डन कर लिया अपना जल्दी, और संन्यास टाइप से ले लिया है उन्होंने, तो हो सकता है कि उनको प्रोस्टेटिक सिम्टम ज़्यादा हो, तो प्रोस्टेटाइटिस जैसा उनको सिम्टम्स आए। तो इफ ही इज ए सेक्सुअली एक्टिव मेल एंड द मोर सेक्सुअली एक्टिव ही इज लेटर एज ऑफ लाइफ, तो वो काफ़ी दिन तक प्रोस्टेटिक सिम्टम से अवॉइड कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल। तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में जब इन सिम्पटम्स के साथ कोई पेशेंट आपके पास आते हैं, तो क्या कोई टेस्ट भी आप रिकमेंड करते हैं? डायग्नोस कैसे करते हैं? ये ओएबीपी हो सकता है, बीपीएचडी हो सकता है, तो डायग्नोसिस के लिए क्या कोई टेस्ट भी रिकमेंड किया जाता है? जब कोई भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, सबसे पहला काम तो हमारा एज ए डॉक्टर ये होता है कि लेट अस डिस्कस विद द पेशेंट, राइट। जिसको हिस्ट्री टेकिंग की जाती है। तो हिस्ट्री टेकिंग में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उनके जो सिम्टम्स है, उनमें उनके क्या वो पेशाब करने में दिक्कत हो रही है या उन्हें रोकने में दिक्कत हो रही है। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो पेशाब करेगा, खूब सारा पेशाब ठहर जा रहा है, और जिसके कारण से उनको बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो रही है, जिसके कहते हैं हम लोग इंक्रीज रेसिड्यू। तो इंक्रीज रेसिड्यू में ये रहता है कि पेशेंट के ना थैली भरा सा रहता है, पेशाब थोड़ी सी करते हैं, ज़्यादा पेशाब अंदर रह जाता है, जो आमतौर पर प्रोस्टेट पेशेंट में पाया जाता है, जिसके कारण से उनको ना थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब लगने लग जाती है। तो उसके लिए फिर हमको सब्सिक्वेंटली आप एग्जामिनेशन के बाद हम ये अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि क्या उस पर पेशाब फैली हुई है। प्रोस्टेट की जांच होती है, उसमें साइज ऑफ प्रोस्टेट देखा जाता है। एग्जामिनेशन जब करते हैं पेशेंट को, तो उसमें हम ये देखते हैं कि क्या उनका ब्लैडर फुल है कि नहीं है, और उनके मसल टोन कैसी है। हम लोग इवन रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं हर प्रोस्टेट पेशेंट्स में। और प्रोस्टेट सिम्टम्स में हमको सबसे इम्पोर्टेंट एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस के कारण से हो रहा है या उसमें कोई कैंसर चेंजेस है, वो भी देखना पड़ता है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि एक प्रोस्टेट या लोअर ब्लैडर का सिम्टम ना बहुत कारणों से हो सकता है, जिसमें आप जैसे आमतौर पे लोग सिर्फ प्रोस्टेट जानते हैं, पर स्ट्रक्चर वेरीफाई होते हैं, नली सामने नली सिकुड़ जाना, उसमें भी इसी तरह के सिम्टम्स होते हैं। एक सिंपल सा बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम होता है जिसमें सामने चमड़ी चिपक जाती है, जिसको फाइमोसिस कहते हैं, जो डायबिटिक मेल में बहुत कॉमन है, जिसकी अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। तो उस पे ये होता है कि सामने चमड़ी चिपक जाती है, मरीज को बार बार पेशाब जाना पड़ता है, इवन पेशाब टपकता है क्योंकि स्किन के नीचे पेशाब ठहर जाती है, और वो बार बार पेशाब जाते हैं, सबको लगता है प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, पर होता छोटा सा प्रॉब्लम है, सामने की स्किन चिपकी रहती है, जिसे फाइमोसिस कहते हैं। जिसका इलाज ये है कि उस सामने की चमड़ी को सिर्फ निकालना पड़ता है, जिसको सर्कमसिजन कहते हैं। वो एक दिन का सुबह से आता है पेशेंट, साबु करा के चले जाते हैं।
तो ये सब डायग्नोस करना पड़ता है ओपीडी में, जो सिंपल एग्जामिनेशन से देख के किया जा सकता है, जिसको सोनोग्राफी से नहीं देखा जा सकता, जिसको एग्जामिन करके ही पता चलता है। वैसे ही जब हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट, कई बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि एजिंग के साथ, जैसे एजिंग है जिसमें प्रोस्टेट बढ़ता है, वैसे एजिंग में ना आपकी नस भी थोड़ी कमजोर होने लग जाती है। कहीं कहीं न्यूरोपैथी हो रहा है, कभी नसें दब रही हैं आपकी, स्लिप डिस्क हो रहा है आपको, तो उसके कारण से भी क्या होता है, पेशेंट पूरा पेशाब कर नहीं पाते। उनको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ नहीं रहता, पर नसें इतनी कमजोर हो जाती कि वो पेशाब ही नहीं कर पाते ठीक से। उन पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है और उसका इलाज भी अलग है। बिल्कुल। ओएबी या बीपीएच के जो सिम्टम्स पहले आपने बताए थे, अभी भी जो दूसरे भी मेडिकल कंडीशंस है, सिम्टम्स काफ़ी एक जैसे हैं। और पहले एक शब्द का इस्तेमाल आपने किया था, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो हैम्पर होती है अगर इस तरह के सिम्टम्स हो, ज़ाहिर सी बात है। ऐसे में कई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी इस तरह के मेडिकल कंडीशन छोड़ते हैं पेशेंट्स पे। कई बार, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया था, कई ऐसे बुजुर्ग हैं या जिनको ओएपी या बीपीएच के सिम्टम्स हैं, जो मार्केट जाना, पब्लिक प्लेसेस पे जाना, सोशल गैदरिंग्स में जाना अवॉइड करते हैं, ट्रैवलिंग अवॉइड करते हैं, और उन्हें यही लगता है कि अरे मैं बाहर जाऊँगा या जाऊँगी, वॉशरूम नहीं मिला तो। कई बार जब वो किसी सोशल गैदरिंग में होते हैं, अगर लीकेज जैसी प्रॉब्लम हो गई, तो एक अलग एम्बैरेसमेंट होता है। तो उनकी सोशल लाइफ बहुत हैम्पर होती है डेफिनिटली, लेकिन वो जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन पे पड़ता है, उससे भी आपको डील करना पड़ता है। डेफिनेटली आप जो बता रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉमनली हमारे पास जो आती हैं यंग फीमेल्स, जिनको ओवर एक्टिव ब्लैडर है, दे आर नॉट प्रोस्टेट पेशेंट्स, पर उनके साथ ये बहुत कॉमनली होता है कि वो ना इतनी ज़्यादा अर्जेंसी रहती है। और क्या फीमेल के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि दे कांट यूज टॉयलेट एनीवेयर, और उनको अपना बहुत प्लान करके निकलना पड़ता है। तो मैनी पेशेंट्स दे अवॉइड गोइंग आउट फॉर दैट, और वो क्लासिकल ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है। उनकी थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनमें ये होता है कि ज़्यादातर ऐसी फीमेल्स दे आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट्स ऑफ एंजाइटी और डिप्रेशन, और उनके सारे हिस्ट्री से लेके थोड़ा सराउंडिंग फैमिली हिस्ट्री, और हम लोग को उनके एनवायरनमेंट को समझना पड़ता है, और साथ ये उनको थोड़े से समय देना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर ओवर एक्टिव ब्लैडर आप एक मेडिसिन लिख के यू कांट करेक्ट देम। तो आपको उनका फूड हैबिट से लेके एंड आपको फॉलो अप करना पड़ता है ऐसे पेशेंट में। आप उनको काउंसलिंग भी करते हैं, और उनको साइकोलॉजिकल हेल्प भी दी जाती है। और फिर जब फॉलो अप में देखते हैं कि हाउ मच दे गॉट इम्प्रूव्ड, और मैंने देखा है कि व्हेन वी गिव टाइम टू देम एंड व्हेन वी हैव अ गुड फॉलो अप विद देम, जो फॉलो अप पे रेगुलर आ रही है ना, तो बहुत अच्छा इंप्रूव होती है। एंड आई हैव सीन कि हाउ दे हैव एक्सेल इन देयर लाइफ आल्सो, लाइक those who are even they graduates, they are engineers, and some are some architects and all, they have done so good after that once they have come out of this problem. तो जब वो ओवर एक्टिविटी से बाहर निकल जाती हैं, तो दे हैव डन गुड इन देयर लाइफ आल्सो। तो ओवर एक्टिव जो ब्लैडर है, उससे इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है। अगेन कमिंग टू ओल्डर एज ग्रुप, तो ओल्ड में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहते क्योंकि उनको पेशाब की दिक्कत होती है। आप देखिए गांव में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बस से ट्रैवल करना नहीं पसंद करते, क्योंकि उनको पेशाब जोर से लगती है और रोक नहीं पाते, और बस वाला रोकता नहीं। अगर जो भी बस में ट्रैवल किए उनको पता होगी, बस वाला बस नहीं रोकता कभी भी कहीं भी। और कई बार ऐसे भी हैं, लास्ट कुछ दिन पहले मैंने एक पेशेंट से बात किया था, तो उसने बताया उसको अपने गांव से यहाँ आने के लिए 8 बस ट्रक चेंज करना पड़ा, बिकॉज उसको इतनी अर्जेंसी होती थी। हर थोड़ी देर के बाद बस वाला उसको उतार देता था और रुकता नहीं था, तो हर बार बेचारा वो बस बदल बदल के 8 बस से अराउंड 100 किलोमीटर उसने कवर किया। तो दिस आर द प्रॉब्लम्स पीपल फेस, और वो डिस्कस नहीं कर पाते अपने आप किसी से भी। इसका इलाज है और हमको करना है कि दवाइयाँ हैं, ज़्यादातर ओवर एक्टिव ब्लैडर में सर्जरीज नहीं होती, कि मेडिकेशन से ही ट्रीट हो जाते हैं, और एक प्रॉपर इवेल्युएशन से अच्छे हो जाते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का भी कोई रोल रहता है ओएबी में खास तौर पे? लाइफस्टाइल एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मिथ और सब सोशल मीडिया में हो जाता है कि पानी खूब पीजिए। अब वो खूब पीजिएगा, किसी को अर्थ नहीं मालूम कि कितना खूब पीजिए, और उस कारण से ये होता है कि हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो 8-8 लीटर पी रहे हैं, और बोलते हैं सर मैं पूरा ठीक से पानी पी नहीं पा रहा, पर मुझे बहुत पेशाब हो रही है, मुझे यूटीआई हो गया है, मेरे को बहुत पेशाब हो रही है, तो मुझे और पानी पीना है। तो 8-8 लीटर अगर आप पेशाब पानी पिएंगे, तो आप समझिए कितनी बार पेशाब जाना पड़ेगा। साथ में आप खाना भी खा रहे हैं, आप जूसेस भी ले रहे हैं, वो सारा पानी आपकी बॉडी में ऐड हो रहा है, और आप दिन रात पेशाब कर रहे हैं, और आपको पड़ोसी बार ये समझा रहे हैं कि अगर आपको पेशाब में प्रॉब्लम है तो पानी और पीजिए। तो इस कारण से क्या होता है कि चीज़ें और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। लाइफस्टाइल समझना बहुत जैसे आप पानी कितना पी रहे हो, प्लस क्या है आप क्या करते हो। अगर आप इंजीनियर हो
या आप एक आईटी टेक्नीशियंस हो या आईटी सॉफ्टवेयर आप उसमें कंपनीज में हो, आप दिन भर एयर कंडीशन में बैठे हो और आपका जो स्वेटिंग है हार्डली कुछ हो रहा है, आपकी एक्टिविटी मिनिमम है, तो आपको पानी 1 से 1.5 लीटर तक आप दिन में ले रहे हैं, तो काफ़ी। अगर आप मार्क करें अपना पेशाब का कलर आपका अगर साफ है, तो इट सेज कि आप अच्छा सफिशिएंट पानी पी रहे हैं। पर अगर आपका डार्क कलर यूरिन आ रहा है तो इट सेज कि आपको पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। सिंपल मेजर है। और अगर आप 2 लीटर पानी पेशाब करते हैं दिन में 2 लीटर, तो दैट सेज कि सफिशिएंट पानी पी रहे हैं आप। तो क्योंकि आपके फूड में भी पानी है, आपके एनवायरनमेंट में भी थोड़ा मॉइस्चर होता है जो ब्रीदिंग से आता है, ये सब कुछ पेशाब से निकलता है, तो आपको यूरिनेशन में नॉर्मली आपको 2 लीटर अगर हो रहा है पेशाब, तो काफ़ी पानी पी रहे हैं आप। डॉक्टर आशीष, अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि यंग फीमेल्स बहुत ओएबी के केसेस लेकर, सिम्टम्स लेकर आपके पास आती हैं, दूसरी जगहों पर भी जाती है, यानी यंग फीमेल्स में भी ओएबी काफी आम होने लगा है। इसकी कोई खास वजह क्यों ऐसा हो रहा है, और क्या यंग मेन में भी, मेल्स में भी ओएबी काफी अब आम होता जा रहा है? डेफिनेटली यंग तो दोनों ही है, मेल फीमेल। और अभी जो एक पर्सनल अवेयरनेस लोगों में आई है और जिसके कारण से ना, मतलब एक अलग टाइप का स्ट्रेस मैं देखता हूँ यंगस्टर्स में, टू लुक गुड, टू डू समथिंग बेटर। तो कई बार ऐसा है कि स्ट्रेस लेवल उनके अलग लेवल पे चल रहे हैं बच्चों के, और उनको सब कुछ जल्दी एक्सेल करना होता है, जिस कारण से उनका एंजाइटी लेवल भी बहुत हाई है। और यंग मेल में पर से अगर मैं देखूं तो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम बहुत बड़ा एक इशू है उनके साथ। उनका डाइटरी हैबिट प्रॉब्लम है, उनका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहता है, उनके क्या हो रहा है, कुछ तरह के नए टाइप के एडिक्शन मैंने देखा, जो कुछ ऑफ लेट मैंने देखा, कैफीन रिच ड्रिंक्स आजकल बहुत चलते हैं। मतलब आप सोचेंगे कि ये बहुत रिच लोगों में ऐसा पाया, तो ऐसा नहीं है। मतलब एकदम लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के यंगस्टर्स हैं जो एक स्टिंग या कैफीन रिच आते हैं, आई कांट नेम देम ऑल। और वो उनमें क्या होता है कि वो पीते हैं जस्ट टू शो ऑफ करने की, आई डोंट नो व्हाई दे ड्रिंक दिस मच ऑफ कैफीन। और उससे क्या होता है, कैफीन एक डाययूरेटिक इफेक्ट होता है, उससे आपको पेशाब ज़्यादा बनती भी है और ज़्यादा पेशाब होती भी है। तो ये ड्रिंक्स है, कैफी कॉफ़ी पर से बहुत ज़्यादा पीने लगे हैं लोग। तो आपको पहले ये समझना है कि आपको कॉफ़ी क्यों चाहिए? आप दिन भर तो घर में पड़े हो और कॉफ़ी पी के आप क्या करना चाहते हो? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। और उसके बाद कॉन्स्टिपेटेड हैं। पहले क्या पेरेंटिंग में बहुत बड़ा पार्ट था कि बच्चा नहाया, वॉशरूम गया कि नहीं, ये सब देखा जाता। आजकल पेरेंट्स इतने बिज़ी हैं कि वो ध्यान ही नहीं देते बच्चों में। तो अब बड़े अगर हो गए 20 साल के, तो और पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि सब कर रहा होगा। पता ना 3-3 दिन से नहाया नहीं है लड़का का। तो ये सारे छोटे-छोटे चीज़ें हैं, वॉशरूम नहीं जा रहे हैं लोग 2-2 3 दिन तक, कॉन्स्टिपेटेड है मेल। और फीमेल में भी अगेन सेम थिंग यही है, सारा पॉइंट उनके लिए भी वाजिब है कि उनको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खाली कॉस्मेटिकली आप अगर आप अपने आप को अच्छा रख रहे हैं, ऐसा नहीं है सुपरफिशियल नहीं, अंदर से भी आपको अच्छा फ़ील रहना चाहिए। प्लस क्या, कई सारे जॉब है, मैंने अभी ऑफ लेट देखा कि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब्स भी कर रहे हैं यंगस्टर्स। I met a one young girl. She was a air hostess, and when I know her, मतलब उसका जो शेड्यूल है, वर्किंग शेड्यूल, it was very tough. And the way she told me कि 4 o'clock she have to wake up, तो she become constipated, and she was in anxiety, sleep deprivations, and she was severely overactive bladder. तो उनको सबसे पहला क्या किया गया, तो मैंने उनको ये समझाया कि आप पहले ब्रेक लो। यू हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर फ्रॉम योर वर्क ऑफ फ्यू डेज। अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो। टॉक टू योर सिस्टम ऑल्सो, योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, कि हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ लिटिल मोर कंफर्टेबल। आप एवरीथिंग को आप यस बोल के अपने बॉडी को आप हार्म नहीं कर सकते। कहीं कहीं आपको लिमिटेशन मालूम होनी चाहिए। एंड आफ्टर फ्यू डेज व्हेन आई मेट हर अगेन, शी वाज डूइंग वेरी गुड। मतलब आफ्टर वी हैव टू गिव सम मेडिकेशन टू हर, बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम दैट कि हर बार अपन उनके लाइफस्टाइल को ब्लेम नहीं कर सकते। बच्चों का कई बार ऐसा है कि स्ट्रेस लेवल अलग है, उनको एग्जाम्स कभी इतने सारे हो गए हैं, तो इवन उनको आजकल प्रोजेक्ट्स देते हैं जिनको हर हाल को कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट तो कर रहा है, और उस कारण से ओवर एक्टिविटी तो है। तो सब कॉन्शियस लेवल में बेचारे स्ट्रेस तो हैं। जो बच्चा आपको हंसता खेलता दिख रहा है, पर सब कॉन्शियस लेवल काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है, और वो स्ट्रेस इसके ब्लडर से पता चलती है। बिल्कुल। तो ओएडी पर हमने बात की डॉक्टर आशीष, और आपने बताया कि कितना कॉमन होता जा रहा है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जो ओएबी को इग्नोर कर रहे हैं, सिम्टम्स हैं उसके साथ, जैसा हमने पहले कहा, या तो जीना सीख लिया, उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया, बाथरूम्स वॉशरूम्स कई बार मिल जाते हैं आजकल, तो उन्होंने उसको ट्रीट नहीं कराया। अनट्रीटेड ओएबी
इसके कितने हार्श कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? आ, ये बोलना बहुत आसान है, मतलब अनट्रीटेड ओए भी, क्योंकि जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा ओए भी, दे आर ट्रबल्ड। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक साइकिल बन जाता है। द स्ट्रेस इज इक्वल टू ओवर एक्टिव ब्लैडर, और ओवर एक्टिव ब्लैडर से स्ट्रेस और बढ़ते जाता है, तो उनके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं और स्ट्रेस भी बढ़ते जाता है। तो अपन सिर्फ यूरिनेशन नहीं देख रहे हैं, अपन ये देख रहे हैं कि क्या उनके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज वो अपने काम भी नहीं कर पा रहे ठीक से। अपने जो फ्रेंड सर्किल या पीयर्स है उनके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि जब भी उनके वो भी उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि यार कहीं आप जाओ, तुम बार बार पेशाब करने चले जाते हो, तो वो उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। उनका सोशलाइजेशन कम होने लग जाता है और उस कारण से उनका स्ट्रेस लेवल और बढ़ने लग जाता है। तो पर से ये कोई कैंसरस कंडीशन नहीं बनता कभी भी। ओवर एक्टिवेटर ब्लैडर आपका कोई कन्वर्ट टू कैंसर ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये इसकी पैथोलॉजी पे अपन जाए तो ये होता है कि जो ब्लैडर है उसके अंदर छोटी छोटी इंजरीज होती है, और उसमें क्या होता है, उस इंजरीज से वो ब्लैडर के अंदर चले जाता है यूरिन, और एक रिएक्शन क्रिएट करता है ब्लैडर के अंदर। और वो रिएक्शन क्या करता है, आपको ब्लैडर को इरिटेट बना देता है, और ब्लैडर हमेशा ना चाहता है स्क्वीज करके यूरिन निकाल दे, तो इरिटेटेड ब्लैडर रहता है बस। तो उस इरिटेटेड ब्लैडर के लिए दवाइयाँ रहती हैं, और उसको ट्रीट करते हैं तो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं रिजल्ट। अगर रिवर्स में देखा जाए तो हम उस साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं जो स्ट्रेस और ब्लैडर सिम्टम के बीच की साइकिल है। जैसे हम ब्लैडर को सॉल्व करते हैं, वो अपने स्ट्रेस लेवल से बाहर आना शुरू कर देते हैं। राइट। और साथ साथ में, क्योंकि हम सिर्फ उनके ब्लैडर को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग द होल पेशेंट पर से। उनका डाइटरी भी ठीक कर रहे हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या, एक हार्मोनियस उनका सिस्टम बन जाता है, और फिर वो क्या उससे बाहर आ पाते हैं, और फिर दो स्ट्रेस और ओवर एक्टिव का जो साइकिल है वो ब्रेक हो पाता है। और ऐसे ही अगर हम बीपीएच की बात करें, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की बात करें, वो भी अगर अनट्रीटेड रह जाता है तो क्या कोई हार्श कॉम्प्लिकेशन? जी हाँ, ओवर एक्टिव ब्लैडर एक बिल्कुल अनहार्मफुल टाइप का कंडीशन है, पर उसका स्ट्रेस पार्ट है। लेकिन बीपीएच को अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो बीपीएच के पेशेंट आपके पेशाब रुक के आ सकते हैं, जिस कारण से एक इमरजेंसी हो जाती है, एक्यूट रिटेंशन यूरिन हो जाता है, तो उनको कैथेटर लगाना पड़ जाता है। अगर उनको सिम्टम्स प्रोस्टेटिक सिम्टम्स हैं, और वो सिम्टम किडनी तक अगर जा रहे हैं, उनको प्रेशर लगा रहे हैं, पेशाब ठहर रही है बहुत ज़्यादा, और किडनी तक वो प्रेशर जा रहा है, तो किडनी भी स्वेलिंग होने लग जाती है, फूलने लगती है, और किडनी के ऊपर भी इंजरीज होने की संभावना होती है, तो किडनी फेलियर तक भी हो सकता है उनमें। साथ में बार बार इन्फेक्शन होने का डर रहता है। अगर पेशाब पूरा नहीं कर रहे हैं, आधा अधूरा पेशाब कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ पेशाब रहता है उसमें इन्फेक्शन हो के बार बार पेशेंट अपने फिजिशियन को दिखा रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, वीक होते जाते हैं। और उसके साथ में क्या होता है कि अगर वो पेशाब फैली हुई है तो उसमें पत्थर तक बनने की संभावना रहती है, तो ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं। और ऐसे पेशेंट को प्रोस्टेट के साथ ब्लैडर स्टोन के साथ वो हमारे पास आते हैं, एंड वी हैव टू ट्रीट बोथ ऑफ देम। और कई बार ऐसा है कि प्रोस्टेट सिम्टम्स जो हैं वो दूसरे कारण से भी हो सकते हैं, जैसे कैंसरस है, तो आपको इवेल्युएट करना जरूरी है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि वो बड़ा हुआ प्रोस्टेट सिर्फ एज के लिए है, और हो सकता है वो कैंसरस भी हो, तो उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि वो फैल सकता है फिर दूसरी जगह पे। और सिंपल सा है कि जब आपका स्लीप साइकिल ठीक नहीं है, आप बार बार पेशाब जा रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, तो आप दूसरे प्रॉब्लम से भी ग्रस्त हो जाते हैं, जैसे कि आपका हाइपरटेंशन है। और हाइपरटेंशन फिर बढ़ते जाता है, वो भी इनडायरेक्टली आपके हार्ट और आपकी किडनी को असर करता है। तो अगर प्रोस्टेटिक सिम्टम बॉदरसम है, आपको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि हम सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं पेशेंट की हिस्ट्री में, देखते हैं कितने ट्रबल्ड है पेशेंट। कई बार ऐसा है कि ठीक है सर, सोनोग्राफी में मेरा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, पर मुझे कोई सिम्टम नहीं। प्रोस्टेट इज 100 ग्राम, बट आई एम हैप्पी, मतलब मुझे ना तो मैं रात को उठता हूँ, सो मेरा अच्छा है, आई एम डूइंग गुड, सिम्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक, सो यू डोंट हैव टू ट्रीट दैट पेशेंट फुल्ली। अगर 100 ग्राम है तो आपको कुछ मेडिकेशन उसको साइज के लिए देना पड़ता है। और अगर कोई पेशेंट 20 ग्राम का प्रोस्टेट के साथ आया है, पर उसकी पेशाब रुक गई है, वो हर बार कैथेटर निकलवाता है, फिर रुक जाती है और पेशाब कर ही नहीं पा रहा, और आप सोनोग्राफी में देख रहे हो दोनों किडनी सूजी हुई है, पूरी फुली हुई है, आपको उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। आप उसको ऐसे बिल्कुल दवाइयाँ कि भाई ये खा लो छोड़ो कुछ नहीं होता, प्रोस्टेट तो 20 ग्राम का है, ऐसा नहीं होता। तो यू हैव टू ट्रीट दैट पेशेंट, बिकॉज सिम्टम्स एंड स्कोरिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केसेस। राइट। इससे पहले भी हमने ट्रीटमेंट पर बात की थी, लेकिन जो एडवांस केसेस हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया, चाहे वो हुएबी का हो, बीपीएच का हो, उसमें कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेजर्स का हम सुनते हैं कि काफ़ी इस्तेमाल होता है एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के केस में, बोटॉक्स या नर्व स्टिमुलेटर्स का इस्तेमाल ओएबी में होता है, तो इस तरह के प्रोसीजर्स के बारे में भी थोड़ा बताइए डॉक्टर आशीष। जी, वो भी पहले आ जाते हैं।
वही फिगर आए अपन तो अपने पास बोटॉक्स इंजेक्शन बहुत साल से है। ये करीब करीब 20-25 साल से इंडिया में अवेलेबल है। और इसमें ये होता है कि ओवर एक्टिविटी जब आपके ट्रीटमेंट ब्लैडर से नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा बॉदरसम है पेशेंट, तो बोटॉक्स इंजेक्शन लगाया जा सकता है। बस प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा महंगा है। दूसरा ये है कि सर्जिकल प्रोसीजर है, आपको इंटरवेंशन करना पड़ता है थिएटर में लेके, और ये परमानेंट नहीं होता। इसमें ये होता है कि आपको 9 महीने या 1 साल का दोबारा फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। और इसका खर्च ऑलमोस्ट अब समझिए 50,000 to 1 लाख के आसपास आता है। और वो डिपेंड ऑन द पेशेंट टू पेशेंट की इसका खर्चा और भी बढ़ सकता है। लेकिन चूंकि दवाइयाँ आजकल बहुत अच्छी आ गई, ओरल मेडिकेशन, तो बोटॉक्स का यूज़ बहुत कम हो गया। ओके। क्योंकि पहले जो बोटॉक्स का जो यूज़ था, अब जो मेडिसिन अवेलेबल है, ओरल मेडिकेशंस, वो बहुत अच्छी आ गई हैं। साथ में नर्व स्टिमुलेशन जो है, अगर हम लोग देखें तो उसमें ये होता है कि वो बने हैं नॉर्मली न्यूरोपैथिक ब्लैडर के लिए, और उसको आप ऐसे नर्व स्टिमुलेटर किसी को भी नहीं लगा सकते। उनके लिए हमको पहले देखना पड़ता है न्यूरोडायनेमिक करके कि ये ओवर एक्टिविटी क्या है, किस लेवल पे हो रही है, और उनका न्यूरोपैथिक एलिमेंट कितना ज़्यादा है, तब जाके उनमें नर्व स्टिमुलेशन करके उनका इनिबिटरी लगाना पड़ता है। और वो एक अलग ही प्रोसीजर है जो नॉर्मली, और उसमें भी again money is big factor, and again they are not the permanent, we have to change it again। एंड इंडिया में बहुत मिनिमम यूज होता है, पर वो हाइपोकॉन्ट्रैक्टाइल ब्लैडर यूज होता है जो हो रहा है इंडिया में, वो अलग कंडीशन। अब कमिंग टू द प्रोस्टेटिक पार्ट, तो अगर प्रोस्टेट है तो अभी जो मॉडर्न वे में अभी सबसे ज्यादा यूज होता है बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी, वो अभी भी प्रोस्टेट का TURP होता है, एंडोस्कोपिक सर्जरी है, जिसको हम प्रोस्टेट को काट के निकाल देते हैं। वो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस अभी भी वर्ल्ड वाइड TURP ही होती है। जहाँ पे पेशेंट अगर हार्ट का पेशेंट है, बुजुर्ग आदमी और भी ब्लड थिनर ले रहे हैं, प्रोस्टेट बड़ा है, तो हॉलेट करते हैं। थोड़ा कॉस्टली होता है, जिसमें लेजर से इसको हटाया जाता है पूरा, और जड़ तक पूरा प्रोस्टेट को हटा दिया जाता है। साथ में अब उसमें लेजर में भी और एडवांसमेंट आ गए हैं, जिसमें थूलियम आ गया है, जहाँ किसी को हम ऑपरेट नहीं कर सकते, जो फिट ही नहीं है सर्जरी के लिए, और जो पेशेंट चाहते ही मिनिमम इंटरवेंशन में हो जाए, तो उसमें अभी यूरोलिफ्ट करके है, या आईटिंड, ये टेक्नोलॉजी से ये की जाती है। और यंगर पेशेंट है जहाँ प्रोस्टेट के ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन ना झेलना पड़े, क्योंकि हर ऑपरेशन में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, और प्रोस्टेट सर्जरी की भी 2-4 कॉम्प्लिकेशन हैं। तो यंगर अगर पेशेंट ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव मेल है और यंग है, और वहाँ पे हमको प्रोस्टेटिक इंटरवेंशन करना है, तो फिर ये सब टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की जा सकती है, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कम हो, तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज की जाती होता है। रोबोट भी है, पर रोबोट का ज़्यादातर रोल अभी जो प्रेजेंटली है वो है आपका कैंसरस प्रोस्टेट कंडीशन में, तो रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरीज होती है, और उसमें हम कैंसर जो CA प्रोस्टेट होता है उसमें करते हैं। लैप्रोस्कोपिक प्रोस्टेटेक्टोमी जो है वो होती है, अभी भी रिसर्च लेवल पे ही है, जिसमें हम लोग लैप्रोस्कोपी से पूरे प्रोस्टेट को निकाल सकते। ये सब टेक्निक्स अवेलेबल है। राइट। डॉक्टर आशीष, कॉस्ट इज ऑलवेज अ कंसर्न, और जैसा आपने बताया इनमें से कुछ प्रोसीजर्स जो है वो एक्सपेंसिव हैं। इंश्योरेंस कवर करता है क्या इन प्रोसीजर्स को? कुछ तो देखिए, बेसिक प्रोस्टेट जो TURPs है, हॉलप है, इसको कवर तो करता ही है। अभी जो इंश्योरेंस कंपनीज और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के बीच बहुत सारा खींचातानी चल रही है, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि कई सारे नए टेक्नोलॉजीज वो कहीं कहीं कवर करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते। तो जैसे हम 3rd tier सिटीज़ हैं, यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज को लोग कवर नहीं करते, पर वो अगर जाएंगे तो मुंबई, दिल्ली में, तो वहाँ वो कवर करते हैं उसको। तो इस तरह के थोड़े से भेदभाव है उनके इंश्योरेंस कंपनीज में। पर ये है कि वी हियर आल्सो वी ट्राइड देम टू कवर एवरीथिंग आउट, पर जो बेसिक प्रोस्टेट सर्जरीज है वो यहाँ कवर की जाती। ओके। अब हम बात करना चाहेंगे, कुछ कल्चरल हो सकते हैं, कुछ डाइटरी हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स हो सकती हैं, जो आप अपने पेशेंट्स में बहुत आम देखते हैं कि ये हो रहा है, और शायद इसकी वजह से केसेस बहुत बढ़ रहे हैं OAB के या BPH के। कुछ ड्रिंक्स का आपने जिक्र भी किया था, वो भी एक हैबिट थी जिसका आपने जिक्र किया। इस तरह के कोई कॉमन हैबिट्स डाइटरी या हम कहें लाइफस्टाइल रिलेटेड, जो आपको लगता है कि बढ़ाती हैं सिम्टम्स को OAB और BPH है? हाँ, देखिए, अगेन मैं आपको बताऊं, OAB और BPH का अगर इस मामले थोड़ा सा हटाएं, जी। तो ओवर एक्टिविटी बढ़ती है डाइटरी हैबिट में, जिसमें स्पाइसी फूड है, बिवरेजेस है, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी है, और हार्ड ड्रिंक्स भी है।
तो जिनमें अगर हार्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो उनमें ओवर एक्टिविटी बढ़ जाती है। और अगर अगेन सेम थिंग है, आप बहुत लेट नाइट पार्टीज कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिपेटेड रह रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो आपको ओवर एक्टिविटी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो लाइफस्टाइल का यही है कि जो पहले के जो लाइफस्टाइल थे ना, जहाँ पे लोग टाइमली सो जाते थे, टाइमली उठते थे, अपना कार्य करते थे, एक रूटीन फिक्स रहता था, उसको ओवर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। और सेकेंडली स्ट्रेस लेवल, अब जो मोबाइल आ गए हैं उसके कारण से लोग कई बार रात रात भर मोबाइल में लगे रहते हैं, 2-2 3-3 बजे तक। तो वो एक आपको रेडिएशन के कारण से आपका स्लीप साइकिल फिर डिस्टर्ब हो रहा है, आपको एक ब्रेन में अननेसेसरी स्टिमुलस मिल रहा है, तो दिन में आप फिर ओवर एक्टिविटी पे जा रहे हैं। और अपने अगर कल्चरल पार्ट देखा जाए, तो कल्चर में जो नए फूड अभी जो स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें कि आप जो फास्ट फूड्स पे देखेंगे, जिस तरह के नए नए टाइप के स्पाइसी सॉसेज आ गए हैं या फूड आ गए हैं, तो वो आपका ऐड कर देता है ओवर एक्टिविटी को। प्रोस्टेट का जो है वो तो पहले भी था, अभी भी है। प्रोस्टेट विद एज बढ़ता है। बस अभी प्रॉब्लम क्या हो गया कि सिम्टम इसलिए बढ़ने लगे हैं, एक तो अवेयरनेस है डेफिनेटली, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बहुत सीडेंटरी वर्क हो गई है। लोग ना, वो जो फिजिकल एक्टिविटी था, जो मसल टोन पावर, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ आपको, वो पार्ट थोड़ा मिसिंग हो गया। तो लोग ना, जो मस्कुलर टोन कोर पावर होता था, उसकी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, और जो बैठे बैठे या रिलैक्स लाइफ रह रहे हैं, उनको ये प्रोस्टेटिक सिम्टम बढ़ जाता बिल्कुल। तो एक हेल्दी, एक एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत है। बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को एजिंग डिले करना चाहते हैं, तो मैं, मतलब आई मे बी रॉन्ग समवेयर, बट मैं बोलता हूँ कि कई बार अगर आप 50 साल के हैं, तो आप कृपया 40 साल वाले एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। आप दौड़िए, स्किपिंग करिए, ना कि आप मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं 5 किलोमीटर, धीरे धीरे चलते चलते अपने दोस्त के साथ, या सुबह उठ के प्राणायाम कर रहे हैं कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ सर, देखिए प्राणायाम कर रहा हूँ। इट्स गुड फॉर यू, प्राणायाम मैं नहीं बोलता गलत है, लेकिन आपको कुछ एक्सरसाइजेज अपने एज से थोड़ा सा यंगर साइड में करना पड़ेगा। आपको वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करिए, बोन स्ट्रेंथ के एक्सरसाइज करिए, कोर एक्सरसाइजेस करिए, कार्डियो करिए, ये सब जरूरी है ताकि आप फिट रहें, और आप अपने, आपके जो लॉस हुआ है, जो आपके मसल टोन का, उसको रिगेन कर पाएंगे, और फिर वहां से आप आपको अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल दे पाए। कई बार होता है 40-45 की उम्र तक आते आते इंसान को लगने लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अभी ये आज की डेट में आप ये नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। यू हैव सलमान खान देयर, अक्षय कुमार, एवरीवन इन फ्रंट ऑफ यू। उन्होंने एग्जांपल सेट किया कि एज इज जस्ट नंबर, और अनिल कपूर तो खुद एक वैसे बहुत बड़े एग्जांपल है। और बस यही है कि जो मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम, ये आपको हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है, नॉट एन एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज अलग होता है, और हेल्दी रहना, लाइफस्टाइल को आपको अच्छा रखना, फील गुड करना, आपको मूड अच्छा करना, यू गो फॉर वॉक, आपको अच्छा फील होगा, आपको यू गेट गुड एयर, फ्रेश एयर एंड ऑल। बट दैट इज नॉट एक्सरसाइज। आप उसको एक्सरसाइज लेके चलते हैं कि मैं सुबह उठ रहा हूँ, हाफ पैंट टी शर्ट पहन के मैंने चलते चलते टहलते हुए निकल गए। तो टहलना और एक्चुअल मॉर्निंग वॉक डिफरेंट होता है। अगर आपको मॉर्निंग वॉक करना है, तो कोई एक मिलिट्री मैन के साथ जाइए, तो आपको समझ आएगी मॉर्निंग वॉक होता क्या है। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, इस पूरी बातचीत का अगर लबो-लुआब देखें, तो आपने कहा कि स्ट्रेस जो हमारी लाइफ में बढ़ रहा है, जिस तरह से हम अब लेट नाइट तक जागते हैं, सुबह लेट उठते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, और ऐसे में अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो ये जड़ है सारी समस्याओं की। एक सर्जन की लाइफ हम जानते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है, सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, तो आप कैसे अपने लिए वक्त निकालते हैं, कैसे अपने आप को फिट रखते हैं? आपका सीक्रेट क्या है? ये एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जब हम जनरल सर्जन थे, तो और जब हम रेसिडेंट थे, तो हमारा लाइफ स्टाइल सच में बहुत ट्रबल था। आई एम ब्लेस्ड कि मैंने यॉजी ली, हमारे में इमरजेंसीज कम होते हैं। नाउ आई एम ए सीनियर, सो वी हैव जूनियर्स टू टेक केयर ऑफ द इमरजेंसीज ऑल्सो। तो आपको सीनियर बनना पड़ता है सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करने के लिए। और वो फेज जो मैंने बोला ना, स्ट्रेस पार्ट हर सर्जन को क्रॉस करना पड़ता है। हमको भी ओवर एक्टिविटी होती थी जब हम जनरल सर्जरी में नाइट नाइट ड्यूटीज करते थे, ओवर नाइट ड्यूटी करके दूसरे दिन काम पे जाते थे, हमारा भी साइकिल गड़बड़ होता था। और हमको पता है कि हेल्थ इज वेल्थ, और हमने इतने साल में अभी भी, आज भी हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर कलीग्स, जो सर्जन कलीग हैं, सब अपना नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो भी करते हैं, वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, अपना बैक का बहुत स्पेशल ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम सब झुक के जब ऑपरेट करते हैं तो बैक और शोल्डर पेन होता ही हमारा। तो ये सारे कारण से हम सारे लोगों को ये पार्ट रखना पड़ता है। डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो अपना डाइट सही रखना पड़ता है, टाइमली खाना जरूरी है। फिर भी कोशिश करते हैं, हमारा खाना गड़बड़ा तो जाता है,
और स्ट्रेसफुल लाइफ है, पर अब क्या हुआ, वो स्ट्रेस हमारी लाइफ का पार्ट है, तो हमने अब उसको ना एक्सेप्ट करके उसको ही नॉर्मलाइज कर लिया। तो जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो वी टेक इट, ठीक है ये तो अभी हमारा पार्ट है, ये स्टे रिलैक्स विद दैट। हाँ। एवरी डे इज डिफरेंट, एवरी डे इज न्यू फॉर अस, बट सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम अपना काम एंजॉय करते हैं देन इट इज नॉट एट ऑल स्ट्रेस, सो वी लव आवर वर्क। अमेजिंग, बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर आशीष। और वाकई में जो हो रहा है हमारी लाइफ में, जो होगा ही, जो हमारे काम का, हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, उसका स्ट्रेस क्यों ही ले, क्यों अपनी हेल्थ को हम कॉम्प्रोमाइज करें। तो जो हो रहा है वो होगा ही, उसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए। हाँ, लेकिन अगर कोई बॉदरिंग सिम्टम्स है तो उसके एक्सपर्ट के पास, उसके डॉक्टर के पास जरूर जाइए। स्ट्रेस मत लीजिए, रिलैक्स रहिए। ये जो स्ट्रेस है यही हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो बहुत अच्छी बातचीत डॉक्टर आशीष कुमार शर्मा आपसे हुई। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे वो व्यूअर जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं वो कैसे आपसे मिले, कहाँ संपर्क करें, और लोटस हॉस्पिटल का क्या विजन है, क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं जिससे लोगों का, ह्यूमैनिटी का, और जो पेशेंट्स है जो परेशान हैं उनको फायदा मिले। Thank you to the all madam and to the channel. I am Dr. Ashish Sharma. I am available in Lotus Hospital. मैं सुबह 10:30 से 11 बजे से शाम तक रहता हूँ अपने हॉस्पिटल में, और लोटस हॉस्पिटल में आप कभी भी आइए, अपॉइंटमेंट आर देयर। वी हैव अ टीम ऑफ यूरोलॉजिस्ट, तो हम आपकी सारे यूरोलॉजी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा लोटस हॉस्पिटल का विज़न हमेशा से ये रहा है कि यूरोलॉजी फॉर एवरीवन। शुरुआत में ये सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट ऐसा था कि बड़े हॉस्पिटल में ही अवेलेबल था, लोगों तक इसकी सुविधा नहीं हो पाती थी, पर आज प्रेजेंटली वी हैव ऑल टीयर ऑफ सोसाइटी, हर जो लोग हैं सोसाइटी के, कस्बे के, वो आते हैं हमारे पास और इलाज पाते हैं, वो भी वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट। हमारा विजन है कि वी कैन प्रोवाइड एवरीवन द बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट, द यूरोलॉजी ट्रीटमेंट एट रायपुर। अमेजिंग, बहुत अच्छी बात आपने बताई। बहुत अच्छा विजन है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि ये जो विजन है इसको कामयाब आप करें और लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करें। और वाकई में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, हमारी यूरोलॉजिकल कंडीशंस ना हो इसके पर, इस पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। और इससे जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी आज डॉक्टर आशीष शर्मा आपने हमें दी, हमारे साथ साझा की। इसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स, अगर आप भी दूसरे यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, वो भी देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट के साथ, तो जुड़े रहिए यूरो वेलनेस पॉडकास्ट चैनल के साथ। हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी अवेलेबल है। तो हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए। जल्द मिलते हैं एक और नए एक्सपर्ट के साथ। गुड बाय।